हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक ऐसा टॉपिक है जो कि नीट 2022 में पूछा गया, मेंस में 23 में भी पूछा गया, रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पलर में भी दिए हैं। और आप कोई भी ठीक ठाक सी अगर जेई मेंस नीट लेवल की भी बुक कर सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करा जा सकता है। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और चीज़ों को पैरेलली नोट डाउन कीजिए और समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, ठीक है। किस सोल्यूशन में बतानी है, इस सोल्यूशन में बतानी है। 0.08 मोलर सोल्यूशन है किसका, सोडियम एसीटेट का, ठीक है। और K हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, जो कि कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा सा है। अब देखो अप्रोच क्या है, आप सबसे पहले सॉल्ट पता करोगे कि किस टाइप का सॉल्ट है। हमारे 4 टाइप के मेनली सॉल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट्स, SASB टाइप के सॉल्ट्स, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट जो कि SAWB सॉल्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट जो कि WASB टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, और चौथे होते हैं हमारे वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट्स यानी कि WAWB टाइप के जो कि हमारे सॉल्ट्स होते हैं। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो हमारा सोडियम एसीटेट है, ऑब्वियसली हमारा किससे आया है, एसीटेट आयन आया होगा एसिटिक एसिड से यानी कि CH3COOH से जो कि एक वीक एसिड है, और Na पॉजिटिव आया होगा NaOH से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बात पता लग गई, ये जो सॉल्ट है WASB टाइप का सॉल्ट है, मतलब ये जो सोल्यूशन बनेगा ये कैसा बनेगा, हल्का सा बेसिक होगा, ठीक है। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई, जो सोल्यूशन होगा वो हल्का सा बेसिक होगा क्योंकि आपका बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, बेस आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सोल्यूशन थोड़ा सा आपका बेसिक होगा। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ तो pH इसकी 7 से ज़्यादा होगी, लेकिन एकदम 14 तक नहीं होगी, 14 के आसपास नहीं होगी, 12-13 ऐसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड भी है और एसिड इसकी pH को थोड़ा सा कम कर देगा, तो ये माइल्ड बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है एसीटेट आयन वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट है Na+ वो क्या होगा, वीक होगा। वीक आयंस कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं जाता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आयंस जो हैं आपके, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जो हैं वही आपके हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेंगे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट कौन सा है, आपका एसीटेट आयन है, क्योंकि इसका पेरेंट एसिड कैसा है, वीक है, और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, इसलिए Na+ हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, एसीटेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा। और क्या करेगा, आपका वाटर से एक H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में OH- रिलीज हो जाएगा। और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, KH बोल देंगे, ठीक है। इनिशियली सपोज इसकी C मोलर था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा, CH कुछ कंज्यूम होगा, ठीक है, ठीक, C में से CH कुछ कंज्यूम होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट एसीटेट आयन का कितना होगा, C-CH, और जो कंज्यूम्ड अमाउंट होगा CH उस पर हम स्टोइक्योमेट्री लगा देंगे और एसिटिक एसिड और OH नेगेटिव CH प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ में आई। अब यहाँ पे क्या बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि ये जो KH है बेसिकली है क्या, KH हम कैसे निकालते हैं, किसी भी हाइड्रोलिसिस के लिए आपको KH निकालना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि KH कैसे निकलेगा, KW/K ऑफ वीक। याद रख लो, हाइड्रोलिसिस के लिए KH कैसे निकलेगा, बहुत काम की चीज़ है। KH कैसे निकलेगा, KW/K ऑफ वीक, ठीक। और वीक कौन सा, जो भी पेरेंट एसिड या बेस जो भी आपका वीक होगा उसका आपको K लेना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो KH यहाँ पे क्या हो गया, KW/K ऑफ वीक। अब वीक कौन सा है, बेस नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग है। आपका एसिड, हाँ ये वीक है, तो
एसिडिक एसिड का आपको के लेना और इसका ऑब्वियसली के लोगे तो के ए लोगे, एसिड का अगर के लोगे तो ए लोगे और बेस का के लोगे तो के बी लोगे। ठीक है, यहाँ पे तो बेस आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला नहीं लेंगे, हम वीक का लेंगे जो कि है हमारा एसिड का, तो के ए ले लेंगे एसिटिक एसिड का डिनोमिनेटर में, और इसी की हमें वैल्यू भी दी हुई है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू तो हम 10 की पावर -14 डाल देंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे। अगर कोई और टेम्परेचर होगा कंसिडर करना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि आप ये टेम्परेचर पे उसको के डब्ल्यू भी देगा, के डब्ल्यू देगा और आपको वो ही वाला के डब्ल्यू लेना होगा। ठीक है, वरना के डब्ल्यू 10 की पावर -14 बाय डिफ़ॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाय के ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, क्वेश्चन में दी हुई थी। यहाँ से सॉल्व करके हमारा के एच कितना आ गया, 5/9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि हम वीक एसिड का कोई भी सोल्यूशन होता था या वीक बेस का कोई भी सोल्यूशन होता था तो हम क्या करते थे, हम चेक करते थे अल्फ़ा को। ठीक, हम चेक करते थे अल्फ़ा को कि अगर वीक एसिड का सोल्यूशन है तो अल्फ़ा को आप चेक करते थे स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी से कि ये 0.05 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर छोटा है तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। इसी तरीके से वीक बेसिक सोल्यूशन में करते थे अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी। अगर ये आपका 0.05 से छोटा आ जाता था अल्फ़ा तो अप्रॉक्सीमेशन लगा देते थे, अगर अल्फ़ा 0.05 से लेकिन बड़ा आ जाता था तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती। अब यहाँ पे भी आपका यही फंडा लगेगा कि भाई ये आपका है क्या के एच आपका किसके बराबर होगा, आपका सी एच इंटू सी एच अपॉन में सी माइनस सी एच। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सी एच स्क्वायर, एक सी कट जाएगा कॉमन आउट होके, अल्टीमेटली कितना बचेगा, सी एच स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एच बचेगा। ठीक है, तो अब ये बात पता होनी चाहिए कि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो h है बेसिकली वहाँ पे अल्फ़ा होता था, वहाँ पे हम ऐसे करते थे सी माइनस सी अल्फ़ा, ये सी अल्फ़ा बना है सी अल्फ़ा बना, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका h है अल्फ़ा की जगह, वहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता था। यहाँ पे हमारा जो h है ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, इतना सही अंतर है। ठीक है, तो अब आप h चेक करोगे कैसे, उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। ठीक, वहाँ पे एसिड के केस में देखते थे के ए अपॉन सी से, बेस के केस में देखते थे के बी अपॉन सी से, यहाँ पे देखेंगे के एच अपॉन सी से। ठीक, और दूसरी बात कि सी के बारे में अगर आपको बात बताऊँ तो सपोज आपका ये सी मोलर था। ठीक, आपका जो सॉल्ट था वो सी मोलर था, यानी कि 0.08 की वैल्यू मैंने सपोज सी बोल दी कि 0.08 मोलर आपका क्या है, सी मोलर है। ठीक, तो 0.08 इक्वल टू सी हो गया। ठीक, अब सपोज सी मोलर आपका सोडियम एसीटेट था तो एसीटेट आयन कितना प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली सी मोलर ही प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि सारे सॉल्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, सोडियम एसीटेट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन में। ठीक है, तो अगर ये सी मोलर था तो इससे बनने वाले एसीटेट आयन और Na+ आयन जो हमारे होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी सी मोलर ही होगी। छोटी सी बात है लेकिन अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये भी सी मोलर हो गया। पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा आराम से एक एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि एच आपका √KH/C से कि वो 0.05 से बड़ा आता है कि छोटा आता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। एच आप चेक करिए, स्क्वायर रूट ऑफ KH/C, KH की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, C 0.08 दिया हुआ है, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 10⁻³ जो कि ऑब्वियसली आप चाहो तो 1/12 की वैल्यू निकाल सकते हो डिवाइड करके, कोई खास बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 0.08 आएगी। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ये 1/12 0.08 आएगा, तो 0.08 इंटू 10⁻³ ऑब्वियसली 0.05 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा h 0.05 से छोटा आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपने h निकाला वो एकदम सही है। ठीक, जो आपने h निकाला वो एकदम सही है, यानी कि देयरफॉर आपकी h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू आपकी 1/12 इंटू 10⁻³ ही है। ठीक, और अब आप अप्रॉक्सीमेशन आराम से लगा सकते हो, और अप्रॉक्सीमेशन आराम से लगाने का क्या मतलब है कि आप क्या कह सकते हो, क्योंकि -13 नहीं सॉरी -3 है, यानी कि आपका जो h है वो 1 से बहुत
छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 1 से बहुत छोटा है। ठीक, तो अगर 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस एच को यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 1 ही लिख सकते हो। तो यानी कि 1 माइनस एच को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हो। तो जो आपका के एच हो गया वो सी एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी कि एच आपका अंडर रूट के एच अपॉन सी के बराबर आ जाएगा। यानी कि वही बात अब आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, यानी कि जो आपने एच निकाला वो एकदम सही है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एच कितना आ रहा है, जब आपने 1 माइनस एच को अप्रॉक्सीमेटली 1 डाल दिया तो आपका एच कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी आ गया। ठीक है, यानी कि आप h को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। तो अब ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है क्या, सी एच है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख लो, सी एच लिख लो। ठीक, ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को सी एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो थी, और एच को क्या लिख दिया, अंडर रूट के एच अपॉन सी। तो इसको अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सॉल्व करके, स्क्वायर रूट ऑफ के एच इंटू सी। ठीक है, के एच की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 20/3 इंटू 10⁻⁻⁶। आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 20/3 को सॉल्व कर लेंगे तो 6.667 इंटू 10⁻⁶ मोलर आ जाएगी ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे वीक एसिड का क्वेश्चन होता है या वीक बेस का क्वेश्चन होता है, उसी तरीके की फील आपको आई होगी, आई। ठीक, अब ये तो एक तरीका हो गया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, एकदम वीक एसिड और वीक बेस के जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे उसी की तरह है, मैं दिखाता हूँ भाई कैसे। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है, सोडियम एसीटेट था भाई। ठीक है, ये एसिटिक एसिड से आया था, ये NaOH से आया था, स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वीक एसिड था। ठीक है भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। सोल्यूशन माइल्ड बेसिक होगा, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, अब एसीटेट आयन आपका हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, Na+ नहीं पार्ट लेगा, क्योंकि Na+ एक वीक कॉन्जुगेट है और एसीटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है। ये बात भी समझ में आ गई, हमें रिएक्शन भी समझ में आ गई। हमें ये भी समझ में आ गया कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये एसीटेट आयन इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH हुआ, बिल्कुल। लेकिन और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एसीटेट आयन क्या कर रहा है, H+ को गेन कर रहा है। और H+ को गेन करना कैसा बिहेवियर होता है, आपका बेसिक बिहेवियर होता है। याद करो कि एसिडिक बिहेवियर कोई भी एसिड किस तरीके से शो कर सकता है, या तो H+ दे के या फिर OH- को गेन करके। और कोई भी बेस अपना बेसिक बिहेवियर कैसे शो कर सकता है, या तो OH- को डोनेट करके या फिर H+ को एक्सेप्ट करके। तो ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि बेसिकली बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। इस रिएक्शन में H+ को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और सोल्यूशन में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है। यही तो बेस का काम होता है कि सोल्यूशन में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे, यानी कि इनडायरेक्टली ये KH नहीं KB है। मतलब इस रिएक्शन में एसीटेट आयन दो काम कर रहा है, एक तो हाइड्रोलिसिस कर रहा है और दूसरा हाइड्रोलिसिस के साथ साथ अपना बेसिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है बाय गेनिंग H+ एंड फर्निशिंग OH- इन द सोल्यूशन। तो बेसिकली KH नहीं, आप इस KH से क्या बोलोगे भाई, KH नहीं KB है तू, मतलब दिखावा कर रहा था तू, KH नहीं KB है तू, मतलब थोड़ा बेसिक है तू, थोड़ा सा बेसिक है तू, इसलिए वीक बेस की तरह ही तुझे सॉल्व करूँगा। ठीक भाई, KH नहीं KB है तू, थोड़ा सा बेसिक है तू, इसलिए वीक बेस की तरह ही तुझे सॉल्व करूँगा, हाइड्रोलिसिस का झंझट मैं नहीं करने वाला। ठीक, ठीक, वीक बेस की तरह ही तुझे सॉल्व करूँगा। तो KH नहीं KB है तू। ठीक, अब KB क्या होता है, अब आप हाइड्रोलिसिस को छोड़ दो। हाइड्रोलिसिस का जब मैंने ऊपर बताया था कि KH क्या होता है, KW/K ऑफ वीक होता है। ठीक, तो वहाँ से आपका क्या आ गया था, वहाँ से आपका KW/K ऑफ वीक, क्या वीक आपका एसिड था तो Ka ऑफ एसिटिक एसिड आ गया था। अब आप छोड़ दो उसको, अब आप खाली इस तरीके से सोचो कि KH नहीं KB है तू। ठीक, और KB क्या होता है, KB तो KW/Ka होता ही है, ये तो हमें पता ही है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू KB KW के बराबर होता है। तो KB किसका है, ये एसीटेट आयन का है, और KW किसका है, KW तो आपका
के डब्ल्यू ही है, ठीक, अपॉन में के ए किसका है, एसिटिक एसिड, तो के ए आपको एसिटिक एसिड का है और के भी यहाँ पे एसीटेट आयन का है, यानी कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू इसके लिए वैलिड होगा, यानी कि के बी कितना आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन में के ए ऑफ एसिटिक एसिड। अगेन वैल्यू पुट कर दोगे, आपका के बी आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको तोड़ लिया, t इक्वल टू 0 पे सी था, ये नहीं था, ये नहीं था, इसी में से सी अल्फा टूटा है, सी अल्फा जैसे वीक बेस की तरह करते थे। अब क्या करोगे, आप अल्फा को चेक करोगे, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी से। तो चेक करो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी से आपने चेक करा तो ये 0.05 से छोटा आ गया। तो यानी कि आप क्या लगा सकते हो, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और फॉर्मूला क्या होता है, OH नेगेटिव इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी सी। के बी की वैल्यू आपने पुट कर दी जो कि यहाँ से निकल के आई थी, और कॉन्सेंट्रेशन 0.08 मोलर ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक, तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया, 20/3 इंटू 10⁻⁻6, और 20/3 की वैल्यू निकाल ली तो 6.667 इंटू 10⁻⁻6 मोलर आपका OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका तो आपका सिंपल हाइड्रोलिसिस वाला ही तरीका था, जो कि बेसिक तरीका है। एक थोड़ा सा अलग अप्रोच थोड़ी हो सकती है, जो कि आपका है कि आपने इसको वीक एसिड वीक बेस की तरह ही मान के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमने इसको कैसे करा। ठीक, अगर आपको थोड़ा हाइड्रोलिसिस में कन्फ्यूज़न होता है तो ये वाला तरीका लगाने में कोई भी बुराई नहीं है। बस ध्यान रखना कि अल्फ़ा आपका किसकी जगह है, H की जगह, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जगह हमने क्या डाल दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाल दिया। ठीक, और KH की जगह हमने क्या डाल दिया, के भी डाल दिया, या फिर किसी क्वेश्चन में KH की जगह के भी डाल सकते हैं। जब माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन बने, वो किस में बन सकता है आपका, जब आपका पेरेंट एसिड बेस में क्या हो, आपका स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो और बेस क्या हो, वीक हो, तब माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। तब KH नहीं के है तू, मतलब थोड़ा एसिडिक है तू, इसलिए वीक एसिड की तरह तुझे सॉल्व करूंगा। वीक एसिड के क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हो उसी तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दो तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। आंसर दोनों से सेम आएगा और सही आएगा एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि हमें pH निकाल दो भाई, किसकी, 0.1 मोलर सोल्यूशन की, और किसका सोल्यूशन है हमारा, NH4Cl का सोल्यूशन है। के भी दिया हुआ है हमें अमोनिया का 10⁻⁻5। अब अमोनियम क्लोराइड आया किससे है, क्लोराइड आया है HCl से, और अमोनियम आयन आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन है। बिल्कुल है, माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अब NH4 प्लस आपका क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस था और इसका कॉन्जुगेट NH4 प्लस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेंगे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव, वीक कॉन्जुगेट्स पार्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं लेंगे। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आपका हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, क्या करेगा, NH4OH बन जाएगा और साथ में H प्लस रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कह दोगे, KH कह दोगे। इनिशियली ये C मोलर था, नहीं था, नहीं था। अब सपोज आपका वही कि मैंने क्या बोल दिया, 0.1 मोलर को क्या बोल दिया, C बोल दिया, यानी कि C मोलर NH4Cl था। और NH4Cl क्या है, एक सॉल्ट है। सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो C मोलर NH4Cl अगर है तो C मोलर ही NH4 प्लस आयंस और C मोलर Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर देगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये। ठीक है, ठीक, तो अगर C मोलर NH4Cl था तो उससे मिलने वाला NH4 प्लस भी C मोलर ही होगा। ये नहीं था, ये नहीं था, इक्विलिब्रियम पे C में से CH कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, C माइनस CH। तो कंज्यूम्ड अमाउंट जो कि CH है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 है, तो आपका CH और CH NH4OH और H प्लस प्रोड्यूस हो गए। अब KH मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आपका, जब भी हाइड्रोलिसिस हो KH क्या होता है, KW/K ऑफ वीक होता है कि नहीं होता है, KW/K ऑफ वीक होता है। और यहाँ पे वीक कौन सा है, बेस है। तो बेस अगर आपका वीक है तो आपका क्या लोगे, बेस के लिए तो के भी लोगे, तो आपको KW/K ऑफ वीक, यानी कि के किसका लेना है, अमोनिया का लेना, और अमोनिया एक बेस है तो इसका के भी लोगे। अगर एसिड वीक होता तो उसका
के ए ले लेते और के बी ऑफ अमोनिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट मानेंगे, के डब्ल्यू 10⁻⁻14 पुट करेंगे अपॉन में के बी की वैल्यू जो कि दी हुई है 10⁻⁻5, यहाँ से के एच हमारा आ जाएगा 10⁻⁻9। ठीक बात। अब हमें अगेन चेक करना पड़ेगा कि भाई ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा बराबर है किसके, CH² अपॉन में 1 - H के, बिल्कुल। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि H जो है वो 0.05 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक, तो H को आप चेक कैसे करोगे, √KH अपॉन C से। तो √KH/C से चेक करिए। KH की वैल्यू आपको पता है, आपने अभी अभी निकाली 10⁻⁹। कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, तो ये क्या ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में 10, बचेगा √10⁻⁸, यानी कि अल्टीमेटली 10⁻⁴ आपका H आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 0.05 से छोटा ही है हर हालत में। तो यानी कि आपका जो H आपने निकाला वो एकदम सही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन अब आप लगा सकते हो, और अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो तो आपका H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, CH हो जाएगी। ठीक, CH हो जाएगी, तो CH वैसे भी है, ठीक, CH है, ठीक, तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH है, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन को तो 10⁻⁻1 मोलर पुट कर दोगे, यहाँ 0.1 मोलर मतलब 10⁻⁻1 मोलर, और H जो आपने निकाला वो एकदम सही है, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ी, आपने अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, तो 10⁻⁻4 आपने पुट कर दिया H की वैल्यू, तो यहाँ से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻5 मोलर, pH आपका सॉल्व करके आ गया 5। अच्छा, ये आराम से हमने पहले तरीके से सॉल्व कर लिया। पिछले वाले तरीके से जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, दूसरे तरीके से उससे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं करके नहीं बता रहा हूँ एकदम, लेकिन समझा दे रहा हूँ। ठीक, अब भाई देखो NH4OH कैसा है, वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन है, तो यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोल दिया KH, लेकिन NH4+ अगर आप देखो तो OH नेगेटिव को क्या कर रहा है, वाटर से गेन कर रहा है, OH नेगेटिव को गेन कर रहा है, और एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है, H+ को डोनेट करके या फिर OH नेगेटिव को गेन करके, यानी कि इस रिएक्शन में NH4+ बाय गेनिंग OH नेगेटिव अपना एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है। मतलब ये KH तो है ही, लेकिन साथ साथ Ka भी है, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और NH4+ एसिडिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है, तो KH भी है ये और Ka भी है, तो हम क्या बोलेंगे, KH नहीं Ka है, तू किसका, NH4+ का। ठीक, मतलब माइल्ड एसिडिक है तू, इसलिए वीक एसिड की तरह तुझे सॉल्व करूंगा। अब Ka क्या लिख देंगे, KW/Kb, Ka NH4+ का है, Kb अमोनिया का है, तो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये चीज़ वैलिड है। तो Ka को लिख दिया KW/Kb, Kw की वैल्यू पता थी, Kb पता था, तो यहाँ से आपका K आ जाएगा 10⁻⁹। इसको आप क्या लिख दोगे, C, ये नहीं, C में से C अल्फा टूटा, C अल्फा बना, C अल्फा बना। अब अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट K/C से आप चेक कर लोगे कि अल्फा 0.05 से छोटा है कि 0.05 से बड़ा है। आप क्या H की जगह क्या लिख दोगे, अल्फा लिख दोगे, KH की जगह क्या लिख दोगे, K लिख दोगे, इनकी वैल्यू सब सेम है, तो आंसर यही आएगा, यानी कि अल्फा कितना आएगा, 10⁻⁴ आएगा, जो कि 0.05 से छोटा है। अब H आयन को क्या लिख दोगे, कॉन्सेंट्रेशन को आप C अल्फा लिख दोगे, H की जगह अल्फा लिख दोगे। ठीक, C आपका 10⁻⁻1 है, अल्फा ये आया होगा 10⁻⁴, तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन तब भी 10⁻⁵ मोलर आ जाएगी और pH आपका 5 आ जाएगा। बस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया अलग है, अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आंसर सेम ही आएगा, बस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। आपने एक तरफ तो हाइड्रोलिसिस ही मान के करा और एक तरफ आपने इसको वीक एसिड और वीक बेस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, दोनों ही तरीके से ही आपको जो पसंद हो उससे कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है 0.252 मोलर, ठीक है, पायरीडीनियम क्लोराइड का। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इसकी pH बता रहा है सोल्यूशन की 2.699 मिली। ठीक, 0.252 मोलर सोल्यूशन था पायरीडीनियम क्लोराइड का, इसकी pH बता रखी है उसने 2.699। हमसे पूछ रहा है Kb क्या होगा पायरीडीन का। ठीक, पहली बात तो पायरीडीन होता ये है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ये आपका पायरीडीन होता है। ठीक,
ठीक है। इसका बेसिसिटी का, स्ट्रेंथ का, ऑर्डर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एनिलीन, पायरिडीन, पायरॉल और बाकी सारे आपके जो कि एलिफैटिक बेसिस होते हैं उनके साथ इनका बेसिसिटी का ऑर्डर आपको कंपेयर करना होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, वो चीज़ आप ऑर्गेनिक में अच्छे से देखते हैं। तो ये तो आपका हो गया पायरिडीन, ठीक है। अब पायरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, बेसिकली ये डोनेट करता है और H प्लस को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। यानी कि आप इसे राइट टू लेफ्ट देखो, यानी कि पायरिडीन क्या कर रहा है, एक H प्लस को गेन कर रहा है। यानी कि पायरिडीन बेसिक बिहेवियर शो करता है बाय गेनिंग H प्लस, यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेस है और लुईस बेस है। बेसिकली सारे ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले रहा है। या फिर आप ऐसे बोल लो कि ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक H प्लस को गेन कर रहा है। वो दोनों एक ही बात है। एक तरीके से कहोगे ब्रॉन्स्टेड बेस, दूसरे तरीके से कहोगे लुईस बेस, और दोनों एक तरीके से सेम ही होते हैं। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लुईस बेस एंड ऑल लुईस बेसिस आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ये वाइसे वर्सा बात होती है, NCERT में भी दी हुई है, बेसिक बात है, ठीक। अब देखो Cl नेगेटिव किससे आया होगा, HCl से आया होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, पायरिडीनियम है, यानी कि ये वाला है। ये किससे आया है, ये आपका आया है पायरिडीन से, यानी कि C5H5N से आया है, ठीक। C6H5N नहीं, सॉरी, C5H5N से आया है, ठीक है। यह है आपका पायरिडीन से आया। देखो C कितने हैं इसमें, 5 हैं, 1 2 3 4 5, C5 और सब पे एक एक H लगा होगा, C5H5N से आया है। यानी कि पायरिडीनियम जो आयन आया है वो C5H5N पायरिडीन से आया, जो कि एक वीक बेस है, ठीक। सारे ऑर्गेनिक बेसिस को आप वीक बेस ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव तो वीक होगा, तो हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेगा। लेकिन वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि पायरिडीनियम आयन हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आपकी होगी, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करेगा आपका C5H6N, यानी कि पायरिडीनियम आयन है, आपका क्या करेगा, एक H प्लस को क्या कर देगा, आपका दे देगा, ठीक। एक H प्लस को ये क्या करेगा, आपका दे देगा, तो पायरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H प्लस सोल्यूशन में फर्निश कर देगा। मतलब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये आपका एक H प्लस को फर्निश कर देगा, सिंपल, ठीक। H प्लस को फर्निश कर देगा और खुद पायरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात, अगर आप आराम से समझे तो, ठीक है, कोई इसमें खास बात नहीं है भाई। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही तो हैं आपका। जैसे एसिटिक एसिड होता है तो वो अपने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट आयन में, जैसे आपका ऊपर था, ठीक है, NH4 प्लस था, NH4 प्लस अपना पानी में किस में कन्वर्ट हो गया, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो गया, अपने पेरेंट बेस में कन्वर्ट हो गया, जो कि NH4OH है, और साथ में H प्लस को फर्निश कर दिया सोल्यूशन में। यहाँ भी वही है, आपका कॉन्जुगेट है और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और H प्लस को फर्निश कर देगा, ठीक। तो सिमिलर ही बात चलती है, चाहे अगर आपको ऑर्गेनिक बेसिस में कई बार समझ में ना आए ना, तो इस तरीके से एग्जांपल ले लिया करो कि NH4 प्लस में क्या हो रहा था, या RNH3 प्लस में क्या होगा आपका, कोई अगर सपोज एल्काइल अमीन है तो उसमें क्या होगा। तो आप थोड़ा जो एग्जांपल्स आपके फ्रेंडली हैं, जो जिससे आप जनरली डील करते रहते हो, अगर आप उनसे देखोगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो इन पे भी आप निकाल लोगे, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। नहीं तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो गलत करने से बेटर है कि एक बार चेक कर लो अपने फ्रेंडली तरीके से, जो कि आपका करते रहते हो, जिनसे आप डील करते रहते हो। जैसे कि NH4 प्लस की मैंने बात करी, तो उससे आपने इसको कंपेयर करा तो आपको एकदम समझ में आ गया कि हाँ H प्लस फर्निश होगा और आपके कॉन्जुगेट में ये कन्वर्ट हो गए। छोटी छोटी दिक्कत कई बार आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती हैं। अब आ जाती हैं तो आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मेरे को भी आ जाती थी, हो सकता है तुमको भी आती हो, ठीक। चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कई बार जब मर्ज हो जाती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक। तो अब क्या है, T=0 पे C मोलर था या नहीं था, नहीं था, C में से CH टूटेगा, CH बनेगा, ठीक। अब ये बात बार बार नहीं करते हैं, सब कैसे हुआ, ठीक। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, KH हो गया। KH को क्या बोल दोगे आप, KW/K ऑफ वीक बोल दोगे। अब वीक कौन सा है आपका, बेस है, तो बेस का आप क्या लोगे, K भी लोगे, किसका, पायरिडीन का, यानी कि मैंने इसको शॉर्ट में PY लिख दिया, ठीक। ये तो हमें निकालना ही है भाई, हमें KB ऑफ पायरिडीन ही तो निकालना है, ठीक है।
अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें पीएच दिया हुआ है सोल्यूशन का 2.699। ठीक, तो पीएच दिया हुआ है तो एच आयन क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ माइनस पी एच। ठीक, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस पी एच और पी एच की वैल्यू आपने डाल दी 2.699। अब आपको एंटी लॉग सॉल्व करना है। ठीक, तो एंटी लॉग सॉल्व करना है जब भी नेगेटिव नंबर का आपको एंटी लॉग लेना हो, तो मैंने इसके लिए आपको बात बता रखी है कि आपका है माइनस का 2.699। तो इसको आप ऐसे करो, दो पार्ट में तोड़ दो, एक -2 अलग तरफ, मतलब पॉइंट से पहले का नंबर अलग और पॉइंट और उसके बाद वाला नंबर एक तरफ। पॉइंट को इंक्लूड करना है, पॉइंट और उसके बाद वाला नंबर एक तरफ और पॉइंट से पहले का नंबर एक तरफ। अब ये है क्या है, -2 है, इसको 10 की पावर में चढ़ा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक बढ़ा के, यानी कि 10 की पावर -3। ठीक, तो 10 की पावर -3 हो गया है। तो ठीक, अब आपको इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, लेकिन इसका डायरेक्टली एंटी लॉग नहीं लेना है, आपको क्या करना है 1 में से घटा के एंटी लॉग लेना है। यानी कि ये क्या था, पॉइंट को इंक्लूड करा था ना, 0.699 था, तो 1 माइनस 0.699 का आपको एंटी लॉग लेना है। तो 1 माइनस 0.699 का आपने एंटी लॉग लिया, यानी कि एंटी लॉग किसका लिया, 0.3010 का। ठीक, तो जो भी पॉइंट से पहले वाला नंबर हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक बढ़ा के नेगेटिव का साइन रखते हुए आपने 10 की पावर में चढ़ा दिया। और एंटी लॉग लिया किस नंबर का, जो पॉइंट और उसके बाद वाला नंबर है एक में से घटा दिया और उसका एंटी लॉग ले लिया। ये किसी भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेने का एक तरीका है, आप इसको एज अ तरीका ही ध्यान रखें। ठीक, तो एंटी लॉग 0.3010 का आपको लेना है। और ये किसका लॉग होता है, इससे पूछेंगे भाई किसका लॉग है, तो बोलेगा log 2 महाराज। ठीक, अब log 2 महाराज, एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा, यानी कि आपका क्या बचेगा, सिंपल 2 × 10 के पावर -3 मोलर बचेगा। इससे पूछा किसका लॉग है भाई तू, ठीक, इसने बोला log 2, 0.3010 log 2 होता है। ठीक, तो लॉग और एंटी लॉग कट गया, तो सिंपली 2 × 10 के पावर -3 मोलर बचा एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में कितनी है, CH है। ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, सी भी आपको गिवन है 0.252। ऑब्वियसली जो पायरिडीनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर ये हमारी सी मोलर है, अगर ये हमारी सी मोलर है, तो यहाँ से पायरिडीनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सी मोलर ही आएगी, क्योंकि ये सॉल्ट है और सभी सॉल्ट आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हम कंसिडर करेंगे। ठीक, तो एच आयन CH है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ से निकाली और उसको पुट कर दिया, सी हमें दिया हुआ है 0.252, यहाँ से हमने H निकाल लिया 2/252, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे 250 मान लें, अगर हम इसे 250 मान लें तो ये कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। अच्छा, अब 2/250 को आप सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा मैं सॉल्व करने का भी तरीका बताया था। अगर 2/250 आ गया तो मैं क्या करूँ, इसे इंटू 4 कर दूँ, इसे इंटू 4 कर दूँ, ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 8 और नीचे क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा, यानी कि ये 0.008 आ गया। तो आप 2/250 को डिवाइड ना करके आप क्या करो, इसे इंटू 4 कर दो और ऊपर भी इंटू 4 कर दो, तो ये 1000 बन गया। 1000 बन गया तो आपका आसान हो गया, तो 0.008 आसानी से आ गया। ठीक है, 0.008 आया, मैंने 250 क्यों कर दिया, क्योंकि हमें तो बस बताना है कि 0.05 से छोटा है कि बड़ा है, यही हमें चेक करना होता है। ठीक, अब 2/252 है, ठीक, 0.008 है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या था, आपने 2/250 था, असल 2/250 कर लिया, लेकिन असल में तो क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब जो H आपका एक्चुअल में क्या आएगा 0.008 से भी थोड़ा सा छोटा आएगा। खैर उससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि 0.05 से तो छोटा होगा ही, चाहे 0.008 हो, चाहे 0.008 से थोड़ा सा छोटा हो, 0.05 से तो छोटा ही है, तो उससे हमें क्या लेना देना। ठीक, तो आप सिंपल यहाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाओ और थोड़ा सा पता करो कि 0.05 से बड़ा है कि छोटा है, इतनी सी बात। और ये तो बहुत छोटा है, तो छोटा ही होगा, इसके आसपास वाला भी छोटा ही होगा, तो इसलिए तो हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन लगा के क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो तरीके आते हैं कि एक तो आ गया आपका 0.05 से छोटा आ गया, तो आपका क्या H आपका क्या आ गया 0.008 आ गया, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो कि जो आपका KH है, ठीक, KH है, ये होगा क्या, वास्तविकता में तो होगा CH² अपॉन में 1 - H होगा, यही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका H बहुत बहुत छोटा आ गया 1 से, यानी कि 0.008 आ गया, तो आपको 1 - H को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, यानी कि KH को क्या लिख दोगे, CH² के बराबर लिख दोगे, तो KH आपका कितना आ जाएगा, आपका CH² आ जाएगा।
ठीक है। तो के एच जो कि आपका कितना है, के डब्ल्यू अपॉन के बी है, के बी निकालना है। इसको आपने क्या लिख दिया, इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दिया, के एच जो था आपका के डब्ल्यू अपॉन के बी, इसको अप्रॉक्सीमेटली सी एच स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एच आपका 1 से छोटा था, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन आपने लगा दिया, के एच को आपने सी एच स्क्वायर लिख दिया। ठीक, आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक, आपने एच की वैल्यू डाल दी। ठीक, एच की वैल्यू आपकी कितनी थी, 2/252 थी। ठीक, 2/252 थी इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जब आपने इसे सॉल्व करा तो कितना बचा, के बी 25/2 इंटू 10⁻⁻10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6.3 इंटू 10⁻−10 आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। बस थोड़ा सा कैच क्या है कि आपने जो भी करा भाई, करा तो अप्रॉक्सीमेशन ही, भले ही ये 0.05 से छोटा था, अप्रॉक्सीमेशन आपने लेकिन लगाया। लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा है 0.252, ये इस तरीके का दिया हुआ है कि यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी बहुत आसान बन रही है। अब देखो कैसी बन रही है आसान। ठीक है, तो के एच क्या होगा आपका, के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14, के बी आपको निकालना है। ठीक है, इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन में 1 - एच। ठीक, आपने अभी अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया, मैंने यहाँ तो ले लिया था, यहाँ पे सी एच स्क्वायर अपॉन में 1 - एच। तो सी की वैल्यू डाल दी जो कि दी हुई थी 0.252, एच की वैल्यू जो कि 2/252 यहाँ से आई थी, ये डाल दी सी एच स्क्वायर अपॉन में 1 - अगेन एच की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दी। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ा ही आसानी से सब कट कुटा जाएगा और ये अल्टीमेटली बचेगा 4/25 इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ से जब के बी निकालोगे तो आएगा 25/4 इंटू 10⁻10, यानी कि के बी कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻10, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, तो अगर आपके ऑप्शन दोनों आसपास हों तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन को, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि भाई जब आपका डेटा ऐसा हो कि आपका चीज़ें कट कुटा रही हों तब आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर उसने ऑप्शन में दोनों दे दिए तो आंसर तो फिर यही होगा, लेकिन ऐसे वो करेगा नहीं, मोस्ट लाइकली 99.99% वो करेगा नहीं, क्योंकि आपका एच आ तो 0.05 से छोटा ही रहा है। तो आपका आंसर तो ये होना चाहिए। सब्जेक्टिव में तो आप ये मान के चलो वो रेंज देगा या नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कराएगा। अगर 6.25 को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करोगे तो भी 6 आएगा, 6.3 को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करोगे तो भी 6 आएगा। तो उसमें तो सब्जेक्टिव में तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन पास उसने कर दिया और एकदम ही ध्यान से पेपर बनाया होगा, एकदम ही कि क्वेश्चन के ट्रैप में फंसाने के लिए ही पेपर बनाया होगा, तब ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे ट्रैप में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फंडा भी लगाया अपना 0.05 से छोटा भी आ गया उनका, लेकिन इतनी सी बात उन्होंने मिस कर दी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुश्किल नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि डेटा इस तरीके का सेट करा हुआ है। तो कई बार अगर डेटा आसपास हो तो एक बार देख लेना कि डेटा अगर बहुत सिंपल लग रहा हो कि आपका 252 यहाँ भी था, 252 इधर भी है, तो क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान होगा कि नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान हो तो प्रेफरेंशियली क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व कर लेना। क्यों क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, क्योंकि भाई एग्जैक्ट आंसर तो यही है। इसमें जो भी कहो हल्की फुल्की तो अप्रॉक्सीमेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि आप इसमें मान ही रहे हो ना कि के एच अप्रॉक्सीमेटली सी एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन तो है इसमें, लेकिन कैलकुलेटिव गेस आपका मैक्सिमम केसेस में लग जाएगा जब 0.05 से आपका छोटा आ जाएगा एच या अल्फा। लेकिन अगर डेटा आसपास हो, डेटा आपका आसान हो कि आपका इजी टू कैलकुलेट हो, अगर आपको ऐसी फील आ रही हो तो एक बार देख लेना कि क्या क्वाड्रेटिक आसानी से सॉल्व हो रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही एक्चुअल में सही है। अगर एक्चुअल में सही पूछा जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ही आपका एक्चुअल आएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये फंडा बनाया कि एच आपका या अल्फा आपका 0.05 से छोटा है तो आप अप्रॉक्सीमेशन ले लो, वरना मत लो। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका 99.99% जगह ये काम कर जाएगा। लेकिन बस एक जगह आप ध्यान रख लो, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी डेटा ऐसा हो कि ईजी टू सॉल्व लगे तब आप एक बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देख लो। अगर आसानी से सॉल्व हो रही है तो फाइनल आंसर वही है जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने कुछ नहीं था, आपने सबसे पहले पाइरिडिनियम क्लोराइड थोड़ा सा आइडिया लगाना था कि
क्या पेरेंट एसिड और बेसिस होंगे, ठीक। तो वो आइडिया लगाया, देन आपने देखा कि किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, सिंपल है। फिर बाकी चीज़ तो आपकी सिंपल ही थी, पीएच दी हुई थी तो एच आयन निकाल लिया और देन आपने के एच की वैल्यू निकाल दी। बस अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था। 0.05 से छोटा आया एच, लेकिन फिर भी क्योंकि डेटा आसान था इसलिए क्वाड्रेटिक आसानी से सॉल्व हो गई, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से मतलब इसको माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन मान के के एच नहीं के हेतु मतलब के डब्ल्यू अपॉन के बी हेतु, ठीक। तो आपका यहाँ पे अल्फ़ा निकालते, फिर आप एच आई एन को क्या लिखते, सी अल्फ़ा लिखते, अल्फ़ा निकालते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा आपका कितना आता, 0.05 से छोटा आता। तो अगेन आपकी वही अप्रॉक्सीमेशन लगाने या ना लगाने वाली बात थी जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक। के ए को आप सी अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन के ए को सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा तो एग्जैक्ट होता है और यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, बेसिकली परसेंट एच होता है, मतलब एच की वैल्यू आपकी होती है परसेंटेज में, यानी कि एच तो आपका होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब कि एच की वैल्यू परसेंटेज में, यानी कि एच इंटू 100, सिंपल। और पी एच बतानी है आपको, दो चीज़ बतानी है, 0.02 मोलर CH3COO NH4 की, ठीक। के भी दिया हुआ है अमोनिया का, के दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, ठीक। अब ये जो आपके दोनों हैं ये किससे आए होंगे, एसीटेट आयन आया होगा एसिटिक एसिड से और NH4 प्लस आयन आया होगा NH4OH से। ये दोनों कैसे हैं, वीक ही हैं, एक वीक एसिड है और दूसरा वीक बेस है, यानी कि WaWb टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। तो आपकी अब दोनों ही वीक हैं पेरेंट, तो आपके जो दोनों ही कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयन्स की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो दो बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगी, ठीक। एसीटेट आयन भी हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, अमोनियम आयन भी हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक। तो एसीटेट आयन हाइड्रोलिसिस करके क्या करेगा, H+ को गेन कर लेगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम आयन हाइड्रोलिसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक। पानी वानी तो रहेगा, उसकी कोई खास बात नहीं है। इनिशियली इसका सी मोलर था, इसका सी मोलर था, सपोज आपका सी कितना है 0.02 है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन इनसे मिलने वाले कॉन्जुगेट आयंस की होगी, ठीक। कॉन्जुगेट आयंस नहीं, बेसिकली इनसे मिलने वाले इस सॉल्ट से प्रोड्यूस होने वाले आयंस की होगी, क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपका 1:1 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। तो 0.02 मोलर अगर अमोनियम एसीटेट का, तो 0.02 मोलर ही यानी कि सी मोलर ही एसीटेट आयन प्रोड्यूस होगा और सी यानी कि 0.02 मोलर ही आपका अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब इक्विलिब्रियम पे सी में से सी एच कंज्यूम होगा, यानी कि रिमेनिंग होगा सी माइनस सी एच। इसी तरीके से ये भी सी माइनस सी एच रिमेनिंग होगा, सी एच आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, KH कहलाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका एसीटेट आयन और अमोनियम आयन अपना हाइड्रोलिसिस को शो कर रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या कहलाएगा, KH कहलाएगा। अब यहाँ पे आप वो वाला तरीका नहीं लगा सकते कि वीक एसिड वीक बेस वाला, इसको आपको हाइड्रोलिसिस के तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, WaWb टाइप के जब भी सॉल्ट्स होंगे। और इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मैं फॉर्मूले बहुत कम बोलता हूँ याद रखने को, लेकिन कुछ चीज़ें आप याद रख लोगे यहाँ पे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। अब KH तो कैसे निकालेंगे, KW अपॉन K ऑफ वीक, ठीक। तो KH क्या आ जाएगा, KW अपॉन K ऑफ वीक। अब वीक कौन है, एसिड भी है बेस भी है, तो आपका K भी लोगे नीचे K भी लोगे, सिंपल, ठीक। अगर खाली वीक एसिड होता है पेरेंट में तो आप नीचे K ले लेते हो, खाली वीक बेस होता है तो नीचे खाली K भी ले लेते हो। यहाँ पे दोनों है वीक तो यहाँ पे K भी ले लोगे डिनोमिनेटर में और K भी ले लोगे, सिंपल। तो KH तो हम आसानी से किसी भी केस में बता सकते हैं, ठीक। और दूसरा तरीके से हम KH क्या बता सकते हैं यहाँ से कि KH क्या होगा, CH इंटू CH अपॉन में C माइनस CH मल्टीप्लाई बाय C माइनस CH। C आपका कॉमन आउट होकर कट जाएगा, बचेगा क्या, KH बचेगा, H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर बचेगा। ये भी आपका सिंपल है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक। ये भी चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई हमारी आसान, ठीक। तो यहाँ तक तो कुछ याद रखना नहीं था। अब आपका क्या होगा, अब आप दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दो कि KH आपका क्या है, KW अपॉन K इंटू KB भी है और KH आपका H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर भी है,
ठीक, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए आपको H निकालना पड़ेगा। KW की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, Ka की वैल्यू दी हुई है एसिटिक एसिड की, और Kb की वैल्यू भी दी हुई है, अमोनिया की बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, H/1 - H का होल स्क्वायर इधर आ ही गया। ठीक, अगर इधर होल स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो 10 के पावर -14 का स्क्वायर रूट 10 के पावर -7, और 1.8 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 1.8 इंटू 10 के पावर -5 था, तो स्क्वायर रूट में क्या एक ही बचेगा खाली, 1.8 इंटू 10 के पावर -5। यहाँ से जब H को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/181। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि सॉल्व करके आएगा कितना, H आ जाएगा, और सीधा परसेंटेज H अगर आपकी बात करो तो कितना हो जाएगा आपका 100/181 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज H ये आपको निकालना है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है। H क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, परसेंटेज H क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। इस बात को भी लिख लेते हैं। ठीक, H क्या है आपका, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और परसेंटेज H क्या है आपका, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिकली। ठीक, तो ये दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो H का आंसर करना है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो परसेंटेज H बताना है, यानी कि 100/181 होगा, और 100/181 को जब सॉल्व करोगे तो 0.552% आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी आ गई। तो परसेंटेज H तो हमने निकाल लिया। अब कई लोग क्या करते हैं, कई बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि KH को क्या लिखते हैं आपका, H² लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि KH को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे H² लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही, ठीक, कोई उसका लॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन KH को अप्रॉक्सीमेटली H² लिख लेते हैं, यानी कि H को अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ KH लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं बच्चे। बहुत लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है। ठीक, तो जब आप वैल्यू निकालोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ KH की, तो स्क्वायर रूट ऑफ KH आप डाल दोगे कि KH क्या होता है, KW/KA इंटू KB होता है। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ KH जब आप इससे निकाल लोगे तो आएगा 0.555%। ठीक, 0.555% आपका आ जाएगा अगर परसेंटेज में बात करें। ठीक, तो परसेंटेज H आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 0.555% आ जाएगा। ठीक, और लेकिन एक्चुअल में कितना आता, 0.552%। भैया ये तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर ज़्यादा हो सकता है। इसे मैं सलाह दूंगा कि मत करना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, लेकिन ये सही तरीका भी नहीं है, और आंसर भी गलत आएगा। आपको लग रहा है ये आंसर पास पास है, लेकिन नहीं है। अब देखो कैसे, सपोज आपसे पूछा जाए कि इसी क्वेश्चन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ x इंटू 10⁻² के टर्म्स में, और ये पूरा परसेंटेज में ही है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, और x को आप किस में बताओ, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके बताओ। तो एक्चुअल में तो क्या आया था आपका परसेंटेज H, 0.552 आया था। ठीक है, तो 0.552 लिख दिया, और आपका अप्रॉक्सीमेट करके कितना आया था, 0.555 आया था। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, x इंटू 10⁻² में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्या हो गए आपका 55.2 इंटू 10⁻², और ये होगा 55.5 इंटू 10⁻²। अब 55.5 का नियरेस्ट इंटीजर 55, और 55.5 का नियरेस्ट इंटीजर 56। ठीक, अगर पॉइंट के बाद 5 एंड अबव है, 5 एंड अबव है, तो अगला इंटीजर पे चले जाता है, यानी कि 55 से एक अबव 56 हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या, 4 एंड बिलो है। ठीक, 4 एंड बिलो है, तो ये आपका क्या, यही वाला रहेगा, यानी कि 55 ही रहेगा। तो आपका इसको राउंड ऑफ करके आ रहा है 55, इसको राउंड ऑफ करके आ रहा है 56, तो x की वैल्यू 55 होगी या 56 होगी, ऑब्वियसली दोनों तो नहीं हो सकती। सही क्या है, 55 है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आप लगा दोगे 56, जो कि उत्तर गलत हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से करा। और मज़े की बात यह है कि आपको ये भी नहीं पता कि अप्रॉक्सीमेट आंसर है, क्योंकि वो इतना नहीं बताते हैं। जो टीचर ऐसा बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेट है, वो तो बताते हैं कि h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH आपका होता है, KH की वैल्यू ये रटा देते हैं, और इसी तरीके से HIN की कॉन्सेंट्रेशन रटा देते हैं, सब चीज़ रटा देते हैं, और सब चीज़ आपकी ऐसे गलत हो जाती है। ठीक, तो इन चीज़ों को ऐसे याद नहीं करना है कि H आपका स्क्वायर रूट ऑफ KH होता है। आपका KH आपको सिंपल तरीके से निकालना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आपको एक स्टेप खाली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी इससे पहले की तो ऊपर की आसान कैलकुलेशन है। तो एक कैलकुलेशन के बचाने के चक्कर में और कोई खास बचेगी भी नहीं, यहाँ पे भी तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी यहाँ पे बिना कैलकुलेशन करे आ जाएगा। तो खाली एक
कैलकुलेशन अलग करने के चक्कर में, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने के चक्कर में आप अपना आंसर गलत कर बैठो, ऐसी गलती मत करना। ठीक, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप इसको याद बिल्कुल भी मत करना। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या पूछी है, पीएच पूछा है सोल्यूशन का। पीएच के लिए एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन आपको याद होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला याद रख लो, मन मंदिर में बसा लो। वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट की अगर एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन में KB। एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट में कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन में KB। ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, तो मैंने अभी तक 3 चीज़ बताई, ये चीज़ तो याद नहीं रखनी थी। KH आपका कैसे निकला, KW अपॉन K ऑफ वीक से। ठीक, KH आपने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते हो उसी तरीके से निकाल लिया, कोई इसमें नई बात नहीं थी। ये भी याद नहीं रखना, खाली आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि है एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, उसका फॉर्मूला। अब आप वैल्यू पुट करोगे, KW क्या है 10⁻14 है, KA की वैल्यू डाल दोगे, KB की वैल्यू डाल दोगे, एचाइन कितना आ गया 10⁻7 मोलर आ गया। ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमने तभी KW 10⁻14 पुट करा। ठीक, तो पीएच हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो हम थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं कि अगर KA KB के बराबर होगा तो आपका एचाइन स्क्वायर रूट ऑफ KW के बराबर आएगा, यानी कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक, किसी भी पीएच की बात हो रही है तो। और अगर KA KB से बड़ा होगा तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और अगर KB KA से बड़ा होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो आपका बेसिक होगा। ये बात आप किसी भी पीएच पे फॉर एनी वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के लिए बोल सकते हो। ठीक, तो वीक एसिड वीक बेस टाइप का अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ तो हम यहाँ से एक बात और बता सकते हैं कि इस टाइप के जो भी सॉल्ट होगा इसकी पीएच आपकी क्या हो सकती है, आपकी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो 7 भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको तीनों केस बता दिए कि अगर KA KB के बराबर हो जाएगा तो पीएच 7 हो जाएगी, अगर KA बड़ा हो जाएगा KB से तो पीएच 7 से कम हो जाएगी, अगर KB बड़ा हो जाएगा KA से तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमेशा वीक एसिड वीक बेस टाइप की जब भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे कि जो पीएच आएगी सोल्यूशन की वो 7 के आसपास ही आएगी। मतलब हो सकता है कि अगर KA KB से बड़ा है तो 7 से कम आएगी लेकिन 7 के आसपास होगी, अगर KB KA से बड़ा है तो 7 से ज़्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 7 के आसपास ही आएगी। अगर KA KB के बराबर है तब तो पीएच 7 ही होगी। ये सारी बात को अपनी भाषा में लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वीक एसिड वीक बेस टाइप की सॉल्ट की पीएच क्या हो सकती है, कब 7 से कम होगी, कब 7 से ज़्यादा होगी, लेकिन हमेशा 7 के आसपास ही होगी। ठीक बात, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन याद होनी चाहिए। ठीक, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकाल लिया हमने, पीएच भी निकाल लिया। ठीक, ये वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट का केस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा इसे अलग तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ता है, तो मैंने पूरी अप्रोच क्लियर कर दी किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करना है हमें, कि वी हैव टू कैलकुलेट पीएच निकालना है किसका, सोडियम फिनोलेट का। ठीक, और 10⁻³ मोलर सोल्यूशन है, पीएच निकालना है। ठीक है, सोडियम फिनोलेट हमें दिया है NaOC6H5। ठीक, तो इसके आयंस क्या होंगे Na+ और C6H5O नेगेटिव। के भी दिया हुआ है हमें C6H5OH का, जो कि कितना है 1.05 इंटू 10⁻10। बेसिकली C6H5OH है क्या, फिनॉल है। ठीक, फिनॉल ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, बहुत ही कॉमन आपका सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनॉल। ठीक, फिनॉल आपका एसिडिक बिहेवियर शो कैसे करता है, H+ को डोनेट करके करता है और अपने कॉन्जुगेट फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आपका क्या है, यही आपका फिनॉक्साइड आयन है, जिसको आप PHO नेगेटिव भी बोल सकते हो या फिर C6H5O नेगेटिव भी बोल सकते हो। इसी तरीके से ये आपका फिनॉल है, जिसको PHOH से भी लिख सकते हो या फिर C6H5OH भी लिख सकते हो। ठीक, तो फिनॉक्साइड आयन किससे आया होगा, फिनॉल से आया होगा, और Na+ आयन NaOH से आया होगा। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस, फिनॉल अगेन एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक प्रॉपर एसिड भी नहीं है, बेसिकली आपका एक एरोमेटिक अल्कोहल है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है बाय डोनेटिंग इट्स H+, तो ये वीक की एसिड है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एसिडिक बिहेवियर को शो करे तो वो एक वीक एसिड की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये तो आपका वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट
Na+ जो है वो क्या होगा, वीक होगा। वीक एसिड फिनॉल का कॉन्जुगेट फिनॉक्साइड आयन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेंगे, तो फिनॉक्साइड आयन हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा, Na+ नहीं लेगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गई अगर, तो आपका क्या करेगा, H+ को गेन करेगा, फिनॉल में कन्वर्ट होगा और साथ में OH- को फर्निश कर देगा सोल्यूशन में। ठीक, वाटर से H+ को लेगा और OH- आपके वाटर, आपके OH- सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे फ्री स्टेट में। ठीक है, ठीक है, बेसिक बात है। ठीक, आगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो सब अलग बात है। ठीक है, उन सब में हमें नहीं जाना है। ठीक है, अब आपका इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली KH कहलाएगा। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन था, फिनॉक्साइड आयन ने H+ को गेन कर लिया, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया और OH- प्रोड्यूस हो गए, फर्निश हो गए सोल्यूशन में। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोल दिया KH। T = 0 पे C था, नहीं था, नहीं था, इक्विलिब्रियम पे C में से CH टूटा है, CH बना, ये तो बेसिक बात हो गई। ठीक है, तो KH को आपने क्या लिख दिया, KW/K ऑफ वीक। वीक कौन सा है, एसिड का है, तो Ka लिख दिया आपका, किसका, फिनॉल का, क्योंकि वीक क्या है, एसिड है, और एसिड का क्या लिखोगे, Ka लिखोगे, और ऑब्वियसली फिनॉल वीक एसिड है तो फिनॉल का ही Ka लोगे। दिया हुआ है फिनॉल का Ka आपको 1.05 × 10⁻−10, Kw 10⁻14 ही पुट करोगे, बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, 20/21 × 10⁻⁴ KH आ जाएगा। अब चेक करोगे H √KH/C से। ठीक, तो आप C की वैल्यू पुट करोगे, KH की वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा, √2/21 आएगा। अब आपको ये बताना है 0.05 से बड़ा है कि छोटा है। एक तरीका है, या तो आप √2 निकाल दो, 21 निकाल दो, डिवाइड करके डिवाइड करके आप देख लो, √2 कितना हो जाएगा आपका, 1.414 हो जाएगा। √2 आपका 1.414 हो जाएगा। इसी तरीके से 21 का स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हो जाएगा 4.582 हो जाएगा। जब आप उसे डिवाइड कर दोगे तो 0.308 आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 0.05 से बड़ा ही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते। तो एक तरीका हो गया, लेकिन ये बहुत ही लंबा तरीका है। हालांकि मैंने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी बता रखा है कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस सब ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको क्या लिखो, इसको 21 की जगह 20 लिख दो, क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। √10 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, √10, नीचे क्या बचा, 10। ठीक, √10 सबको पता होता है 3.16, नहीं तो मैंने बता रखा है √10 आप पाई मान लिया करो चाहो तो। पाई कितना होता है, 3.14 होता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 3.16/10 यानी कि 0.316, जो कि ऑब्वियसली 0.05 से बड़ा ही होगा। और एक्चुअल में आप देखो तो आपने क्या था, 20 की जगह 21 था, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा कम ही आएगा, यानी कि 0.316 से थोड़ा सा कम ही है, जो कि एक्चुअल में सॉल्व करने पे 0.308 आता है। यार 0.308 हो यार, चाहे 0.316 हो, 0.05 से तो बड़ा ही आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि KH को आपको क्या लिखना पड़ेगा, KH को लिखना पड़ेगा CH² KH को आप CH² नहीं लिख सकते। ठीक, तो KH को CH² आपको लिखना पड़ेगा। आपको वैल्यू डालोगे आप, क्वाड्रेटिक बनेगी। माइनस वाला आप स्क्वायर रूट कंसिडर नहीं करोगे, माइनस वाला जो रूट आएगा उसको कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तो माइनस माइनस आपका नेगेटिव आ जाएगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बेसिकली जो भी अल्फा होता है या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब आपका क्या, खाली पॉजिटिव वाला रूट कंसिडर करोगे। यहाँ से 4 कॉमन आउट आ जाएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपली, 4 कॉमन आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 आपका स्क्वायर रूट होके बाहर आ गया, यानी कि 2 आ गया। स्क्वायर रूट किसका, 43 का, 2 कॉमन आउट होके यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 43 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 43 अब आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको वो तरीका लगाना पड़ेगा जो मैं बता रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ P = स्क्वायर रूट ऑफ Q + P - Q/में 2√Q। P क्या है, वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 43। Q क्या है, P के आसपास का वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट पता है। 43 के आसपास का कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पता है, 49 है, इसका स्क्वायर रूट पता है। तो P हो गया 43, Q हो गया 49, वैल्यू पुट कीजिए, सब्सटीट्यूट कीजिए। ठीक, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, 43 - 49 -6/2 √Q, √49 कितना होता है, 7 होता है। ठीक, ये -3 हो जाएगा, -3/7, अल्टीमेटली 46/7 होगा। जब आप सॉल्व करोगे 46/7 को तो 6.571
आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 43। अगर एक्चुअल में बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 43 कितना आता है, 6.557 आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर ज़्यादा लग रहा होगा कि 6.557 और 6.571 में कंसिडरेबल अंतर है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तब इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा फाइनल आंसर में। आपको खाली स्क्वायर रूट थोड़ी निकालना है, आपको पूरा आंसर, फाइनल आंसर निकालना है, पीएच एच प्लस जो भी पूछा है वो निकालना है। तो वो जब निकालोगे तब उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मैं आपको एक्चुअल डेटा से प्रूव भी कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ से जो h है हमारा कितना आ जाएगा, h हमारा अपने -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43 अपॉन में 21, तो ये कितना हो गया 5.571 अपॉन में 21। अब क्या है, ये 3 से कट सकता है। 3 से कैसे कट सकता है, आपका 3 7 21 और ये भी 3 से कट जाएगा 1.857 टाइम्स। अब ये कैलकुलेशन आसान है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.265 आएगा, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 0.265 आ गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी थी क्योंकि 0.05 से बड़ा आया था h, हमने जब चेक करा था, तो इसलिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करी तो h आ गया 0.265। अब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल दोगे आप, CH बोल दोगे। ठीक, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CH है। C आपका कितना है 10 के पावर -3 मोलर है। H आपने अभी अभी निकाला 0.265, तो जब आपने वैल्यू पुट की तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 2.65 इंटू 10 के पावर -4 मोलर। तो यहाँ से POH कितनी आ गई, ठीक, POH आ गई 4 माइनस लॉग बेस 10 2.65। ठीक, लॉग 2.65। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो हमें तो पीएच निकालनी है, तो पीएच कैसे होगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH करके हम पीएच निकाल देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो 10 प्लस लॉग बेस 10 2.65 हो जाएगा। अगर लॉग 2.65 की वैल्यू पता है, दी हुई है क्वेश्चन में 0.423, तो एग्जैक्टली पुट करोगे 10.423 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं पता है तो आप इसको क्या लो 2.64 ले लो। अब 2.64 थोड़ा सा कम ले लिया है, यानी कि एक्चुअल में तो क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा प्लस करोगे तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इससे जो भी कैलकुलेट करा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आने वाला है। ठीक, अब 2.64 का लॉग कैसे लिख सकते हो, ठीक, 264 अपॉन 100 लिख दो, तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। 100 को 10 का स्क्वायर लिख दो, ठीक, और 10 का स्क्वायर को अल्टीमेटली क्या लिख दो 2 लॉग 10 लिख दो। ठीक, लॉग 10 बाद में 1 हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखते हैं 264 को क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 11 लिख सकते हैं। लॉग ए इंटू बी को क्या लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, तो 24 लॉग 24 प्लस लॉग 11 लिख दिया। 24 को क्या लिख दिया 3 इंटू 8 लिख दिया। अगेन लॉग ए बी को लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यानी कि लॉग 24 को लिख दिया लॉग 3 प्लस लॉग 8, लॉग 11 तो एज इट इज़ है, और ये माइनस का 2 लॉग 10 आपका चला ही आ रहा है। ठीक, तो अब क्या बचा है, अब आपका 10 तो एज इट इज़ था, लॉग 3 एज इट इज़ है। लॉग 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर क्यूब, यानी कि 3 लॉग 2, लॉग 11 एज इट इज़ माइनस का 2 लॉग 10 एज इट इज़। लॉग 3 0.48 होता है, लॉग 2 0.3 डाल दिया इंटू 3, लॉग 11 अभी बताता हूँ, और लॉग 10 की वैल्यू 1 डाल दी। लॉग 11 वैसे तो मैंने बोला याद करने को कि याद रखो 1.04 होता है, लेकिन याद नहीं है तो निकालना भी बड़ा आसान है। आपका लॉग 11 क्या है, लॉग 11 निकालना है तो लॉग 10 निकालो, पता है 1। लॉग 12 निकालो, कैसे निकाल सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब लॉग 4 प्लस लॉग 3। ठीक, लॉग 4 होता है 0.6, लॉग 3 होता है 0.48, यानी कि 0.6 प्लस 0.48 यानी कि लॉग 12 आ जाएगा 1.08। तो लॉग 12 है 1.08, लॉग 10 है 1, तो लॉग 11 कितना होगा, इसका एवरेज निकाल दो 1 प्लस 1.08 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.04 लॉग 11 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये लॉग 11 आ गया 1.04, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका पीएच स्लाइटली ग्रेटर देन 10.42 आ जाएगा। ठीक, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यही मान लोगे 10.42, हालांकि उसमें वो लॉग वॉग की वैल्यू देगा, नहीं दी है तो आप यही मान लोगे 10.42 आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अगर आप एक्चुअल में निकालोगे तो रेंज में आएगा आंसर 10.422 से 10.423, दो रेंज में आंसर आएगा। रेंज में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई दो जगह आपका है, एक तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 43 है और एक है आपका log 2.65 की वैल्यू। तो अगर आपने, वो बात है कि अगर आपने दोनों जगह एक्चुअल कराया, एक जगह अप्रॉक्सीमेशन लगाया, ठीक, यहाँ पे तो हमने क्या करा भाई, दोनों ही हमने खुद ही निकाले हैं। ठीक है, दोनों ही खुद सॉल्व करें। अगर दोनों ही खुद सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 10.42 आएगा। अगर एक में अप्रॉक्सीमेशन लोगे किसी में तो 10.422 आएगा। अगर दोनों में दिया हुआ है आपको वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई उसने इतना अच्छा एग्जामिनर है कि उसने स्क्वायर रूट ऑफ 43 भी दिया हुआ है और उसने स्क्वायर रूट ऑफ
0.423 भी दिया हुआ है। अब ये इस पे डिपेंड करता है, अगर उसने दोनों दिया हुआ है तो आपका वैल्यू थोड़ा सा अलग आएगी, अगर उसने खाली एक की वैल्यू दी हुई है तो थोड़े से आंसर अलग आएगा। तो बेसिकली रेंज में आंसर आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जामिनर ने स्क्वायर रूट ऑफ 43 दिया है या लॉग 2.65 की वैल्यू दी है या दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इसी वजह से आंसर आपका रेंज में आएगा। लेकिन आंसर आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, 10.42 और 10.422 और 10.423 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो जो आपको स्क्वायर रूट देख के अंतर लग रहा था कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ 43 है इधर और इधर आपका 6.557 और 6.571 का में अंतर है, तो वो अंतर लास्ट में आके नहीं बचा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इस तरीके से सॉल्व करें, स्क्वायर रूट की भी ये तरीका लगा लें और जो भी लॉग का मैं तरीका बताता हूँ वो भी लगा लें। तो दोनों ही अगर आप लगा लोगे तब भी आपका आंसर बहुत ज़्यादा अलग नहीं आएगा। हालांकि एग्जामिनर लॉग की वैल्यू भी देता है, स्क्वायर रूट्स की वैल्यू तो नहीं देता है, लेकिन लॉग की वैल्यू तो एग्जामिनर देता ही देता है। तो आपका आंसर थोड़ा सा क्लोज टू फाइनल आंसर ही आएगा। यहाँ तो हमने दोनों ही खुद पुट करा है, वर्स्ट केस में हमने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे भाई, वही क्योंकि ये कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सोल्यूशन है, वो यानी कि माइल्ड बेसिक सोल्यूशन है। माइल्ड बेसिक सोल्यूशन है तो माइल्ड बेसिक सोल्यूशन है तो इसकी पीएच कैसी होगी आपकी 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर 7 से ज़्यादा वाला पीएच का एक ही ऑप्शन है तो आप सीधा बिना देखे ही आप 7 से ज़्यादा वाला पीएच का ऑप्शन लगा दोगे और आपका आंसर सही होगा। ठीक, तो ये तो स्मार्ट तरीका है, इतना बड़ा चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको क्लिक करनी चाहिए एग्जाम में कि सपोज़ आपका 7 से बड़ा वाला ऑप्शन का एक ही ऑप्शन है, तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ये वीक एसिड से आ रहा है, माइल्ड बेसिक आपका होगा और आपका 7 से बड़ा वाला जो भी ऑप्शन है आपने टिक लगा दिया। और सपोज 7 से बड़े वाले दो ऑप्शन है, ठीक, एक है आपका 7 से बड़ा वाला, एक आपका यही, एक है 10.42, एक है आपका सपोज 13.42, ठीक है, और एक है ऑप्शन सपोज आपका 7 और चौथा ऑप्शन है आपका सपोज 5। ठीक, इस तरीके के ऑप्शन, अब 7 से बड़े दो ऑप्शन है तो 7 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 5 एसिडिक हो जाएगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा। इसका लेकिन सोल्यूशन कैसा है, माइल्ड बेसिक है। तो अगर माइल्ड बेसिक है ये, तो भाई माइल्ड बेसिक है तो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा ना, 13.42 तो स्ट्रांगली बेसिक हाईली एल्कलाइन सोल्यूशन हो गया, तो इतना ज़्यादा बेसिक भी नहीं होने का, माइल्ड बेसिक है तो 10.42 इसका आंसर होगा। तो आप सीधा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन कैसे हैं। तो अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, आपके ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो पहले ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। हो सकता है कि आपको इतने बड़ी तामझाम सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, बाकी माइल्ड बेसिक है, KH नहीं, KB है तू मतलब बेसिक है तू मतलब वीक बेस की तरह ही तुझे सॉल्व करूंगा, यानी कि KW/Ka निकाल लूंगा, KB आ जाएगा। आप फिर अल्फा चेक करोगे, इसको C - C अल्फा C अल्फा अल्फा चेक करोगे स्क्वायर रूट ऑफ KB/C से, जो कि अल्फा 0.05 से बड़ा आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, KB = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और यहाँ से आपका अल्फा निकल के आएगा। और अल्फा निकल के आएगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बोल दोगे C अल्फा, C की वैल्यू डालोगे, अल्फा की वैल्यू डालोगे, यहाँ से POH आएगा, देन आपका pH निकालोगे। ठीक, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सेम ही है। ठीक, थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए कि कब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, ये सब चीज़ें पूछ लेता है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगी, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगी, कब बोथ कैटायनिक और हाइड्रोलिसिस एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो आपको बस इतना फंडा ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स जो भी होंगे उन्हीं की हाइड्रोलिसिस होती है। और पीएच आप बता दोगे कि 7 से कब कम है, 7 से कब ज़्यादा होगी और 7 कब होगी। ठीक, ये सारी बातें आप इसमें बता दोगे। एक और बात होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट्स की, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं क्योंकि सपोज आपका NaCl टाइप का सॉल्ट है, NaCl टाइप का सॉल्ट है तो Na+ आया होगा NaOH से और Cl नेगेटिव आया होगा HCl से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाले कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला कॉन्जुगेट Na+ आपका कैसा होगा, वीक होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलने वाला कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव वो भी कैसा होगा, वीक होगा। तो वीक कॉन्जुगेट्स हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेंगे तो आपकी इसमें हाइड्रोलिसिस होनी ही नहीं है। और हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो NaCl आपका
किस टाइप का सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का तो सॉल्ट है ही, लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब पीएच पे कोई असर नहीं डालेगा। जैसे पानी की तरह होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है, पीएच 7 ही होगी। सोल्यूशन की पीएच कितनी हो जाएगी, pKw/2, और 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 होगी। कोई भी हाइड्रोलिसिस इसमें नहीं होगी। वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट में दोनों कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड टाइप के सॉल्ट में आपकी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट है तो उसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक। और इसमें पीएच आपकी कैसी है, 7 से थोड़ी ज़्यादा है। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट है तो उसमें पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन होगा। और वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है तो उसमें पीएच कुछ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमेशा पीएच 7 के अराउंड ही रहती है, ये बात भी कर लिया। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है, उसकी पीएच अराउंड 7 ही हमेशा होगी। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने एक बार रिकैप करा दी, क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में, छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन के फॉर्म में वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे की चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय।